चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 के लिए संभावित रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर भी एक बड़ा डोमिनेंट चैप्टर है जो आपको एग्जाम में सीधा 6 मार्क के क्वेश्चन देता है, 6 नंबर के क्वेश्चंस। लेकिन इसके जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो फिक्स नहीं रहते, कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। यानी ये परमानेंट वाला चैप्टर नहीं है कि 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। समझ आए नहीं बात? आता भी है, नहीं भी आता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आता है। ठीक, और आता है तो बढ़िया सवाल आते हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कितने नंबर का आएगा? तो आंसर है 3 नंबर का। कितने का आएगा? 3 नंबर। और इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, कुछ ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो 1-2 नंबर वहां से मिल जाता है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, कभी कभार 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी हमने देखा है कि 3 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समझ आई बात? और नहीं तो फिर 6 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। बढ़िया सवाल आते हैं यहाँ से। और ये चैप्टर भी बिल्कुल चैप्टर 1 की तरह है, यानी जो चीजें आपने वहां सीखी थी बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर भी आप डिस्कस करेंगे, नाम बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई बात समझ? तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको देखिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्मूला आप सब जानते हैं। चैप्टर 1 में भी हम डिस्कस कर रहे थे, ax² + bx + c। सिर्फ इतना लिखते तो ये पॉलिनोमियल होता, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर, यहाँ भी पावर 1 होल नंबर, यहाँ भी x का पावर 0 होल नंबर। तो पॉलिनोमियल तो है ये। पावर मैक्सिमम कितना है? 2। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? अगर इसमें = 0 लगा दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा, x x x, y यूज नहीं होगा। एक वेरिएबल का ये मतलब है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन। लेकिन आपको ये पता है कि किसी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाए वेरिएबल की, तो फिर x की कितनी वैल्यू निकल करके आएगी? 2 वैल्यू। तो x की 2 वैल्यू यहां से बनती है, इसलिए इसमें वही सवाल फिर से आ सकते हैं कि दो चीजें एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जैसे चैप्टर 2 में आप पढ़ रहे थे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी जाती हैं। तो यहां पर भी x की 2 वैल्यू आएंगी। आई बात समझ में? तो उसके लिए भी हमको रेडी रहना है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। x² का जो साथ में नंबर लिखा रहता है सामने, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और x का कोएफिशिएंट b है, x² का कोएफिशिएंट a है। बिना x वाला क्या कहलाता है? कांस्टेंट नंबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट तरीका है जो चैप्टर 1 में आपने सीखा है, इसके सॉल्यूशन का मेथड। हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, सॉल्व करके निकलेगा क्या? x की वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? वैल्यू ऑफ x। लेकिन वैल्यू ऑफ x को यहां पर हम लोग बोलेंगे रूट। क्या बोलते हैं? तो कितने रूट निकलेंगे? जितनी मैक्सिमम पावर होगी। समझ आया? तो इसके कितने रूट निकलते हैं? 2 रूट्स। एक को अपन अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा। यानी ये नंबर्स होंगे, x की वैल्यू आएंगी 2, तो किसी को अल्फा दिखा देंगे, किसी को बीटा दिखा देंगे। समझ में आ रहा है? अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट मेथड जो चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ये आता है परीक्षा में। ठीक है, फैक्टराइज करके लिखा रहेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फैक्टराइज ऐसे लिख देगा एक क्वेश्चन और साथ में फैक्टराइज लिखा रहेगा। तो इसका मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म इसको बोलते हैं ना, स्प्लिट करना मतलब इसके 2 टुकड़े कर देना। तो फिर हम सीखेंगे, चैप्टर 1 में भी आपने बनाया है ये, तो ये बन जाएगा, वही सेम चीज है, बस x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है? यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो परीक्षा में ये आता है लेकिन ये नहीं आता, तो आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो मेथड है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, वो है फॉर्मूला मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड।
क्या नाम है? श्रीधर आचार्य। लेकिन ये नाम बड़ा साइलेंट सा रहता है तो हम इसको यूज नहीं करते। वी ओनली यूज द नेम फॉर्मूला मेथड। सिर्फ हम क्या यूज करते हैं? ठीक। ठीक, अब ये भी बहुत प्रोमिनेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे और मेजॉरिटी जो 3 मार्क के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो यहीं से बनाए जाते हैं, यहां से। आई बात समझ में? आई बात समझ? यहां से बनाए जाते हैं 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। अगला सवाल ये है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला मेथड के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही है फॉर्मूला। इससे x की 2 वैल्यू आती है, 2 रूट निकलते हैं, एक बार हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, एक बार नेगेटिव साइन, तो x की 2 वैल्यू आ जाती है। समझ आया? दोनों वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? रूट्स। 2 रूट निकलते हैं। यहां तक समझ आया? आया? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा, ये 3 मेथड हो गए जी हमारे, 3 ही मेथड के ऊपर क्वेश्चन टिका हुआ है पूरा इस चैप्टर के। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा सॉल्व करो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो यानी रूट निकालो, लेकिन हमेशा वो क्वेश्चन जो है सॉल्व होकर के x की वैल्यू नहीं देगा। क्या समझे? आराम से लिखना, रुक जाओ, हड़बड़ाओ नहीं, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। हमको एक क्वेश्चन देगा इस तरह का और क्या बोलेगा? सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करने से जरूरी है उसका आंसर आ जाएगा यानी x की 2 वैल्यू आ जाएगी? जरूरी है? आंसर है जरूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करने पर आंसर आता ही नहीं है और कभी आता है तो सेम आंसर आ जाता है यानी x की 2 वैल्यू सेम आ जाती है, इक्वल। और कभी आप देखते हैं कि 2 अलग अलग वैल्यू आई x की, इसमें से 2 अलग अलग आंसर निकलता है ना x का, तो कभी 2 अलग आंसर आएगा, कभी सेम आंसर आ जाएगा 2 ठो x का, और कभी आंसर आ भी नहीं करेगा। तो 3 हमको रिजल्ट मिलते हैं देखने के लिए। क्या मिलता है? 3 रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या कि अगर ये सॉल्व होकर के आंसर दिया, किसी भी मेथड से आप निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकालिए, किसी भी मेथड से, तो अगर इसका आंसर आएगा तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि 2 अलग अलग आंसर आएंगे x के, 2 वैल्यू निकलेगी ना, दोनों अलग अलग होंगे। और अगर ये अलग अलग नहीं हुए तो क्या हो सकता है? दोनों इक्वल आंसर आएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसके बाद कि आंसर आ भी नहीं करेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करे बगैर भी ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा। आंसर को क्या बोल रहे हैं हम यहां पर? रूट। हम क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना भी पहले से बता सकते हैं कि आंसर कैसा आने वाला है, यानी रूट कैसा आने वाला है, यानी हम रूट का नेचर बता सकते हैं, स्वभाव। समझ आया? तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसके नेचर ऑफ रूट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा यहां पर जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है वो क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स यानी x की वैल्यू का स्वभाव बताना कि x का आंसर कैसा आने वाला है। समझ आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये जो ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये चीज दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट को अपन d से दिखा रहे हैं। एक्चुअली इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से समझते जाना। इसमें देखो इस फॉर्मूले में a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तीनों आ गए और वो तीनों यहां है। देखो a b c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा उसको आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a b c निकाल लेंगे। यहां पर रख करके ABC आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है फर्क पैदा करने वाला, फर्क बताने वाला कि इसका आंसर कैसा आएगा। रूट का नेचर यानी x की वैल्यू का नेचर बताएगा। समझ आया? अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां फंसता है? रूट के अंदर। रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू बन गई तब तो उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होता है। हर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट सॉल्व होता है या नहीं होता? होता है। इसका मतलब ये सॉल्व होकर x की 2 अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? और अगर रूट के अंदर की ये वाली चीज 0 हो गई तो रूट पूरा गायब हो गया, खत्म। तो खाली क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन, क्योंकि ये तो 0 बन के मर गया। समझ आया? तो खाली माइनस बी अपॉन 2a बचेगा और हमको x के 2 वैल्यू चाहिए, तो दोनों वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? माइनस बी अपॉन 2a, इक्वल रूट आ जाएगा। कब? जब रूट के अंदर का ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या बन जाएगा? 0। समझ आया? लेकिन रूट के अंदर की ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई माइनस में,
तो निगेटिव चीज का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, समझ आया? आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आप क्लास 11th में चल के पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स में, वहां सीखेंगे कि निगेटिव स्क्वायर रूट किस तरह से सॉल्व होता है। लेकिन वो भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अगर रूट के अंदर का ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर निगेटिव आ गया तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। और सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या मान लेंगे? x की कैसी वैल्यू आएगी? इमेजिनरी आएगी। यानी ख्याली पुलाव में आता होगा आंसर, रियल में नहीं आएगा। तो कब इसके रियल रूट निकलेंगे, रियल डिफरेंट रूट निकलेंगे, कब रियल इक्वल रूट्स निकलेंगे और कब इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, ये किस पे निर्भर करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, नेचर ऑफ रूट अगर हमको बताना है तो हम ये देखते हैं, पहली कंडीशन देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव को लिखते हैं ग्रेटर देन 0। क्या लिखते हैं? यानी ये b स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो? b स्क्वायर माइनस 4ac में a b c की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव किसको बोलते हैं? 0 से बड़े नंबरों को, 0 1 2 3 4 उधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो उसको इस तरह दिखाया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर बनेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके कैसे रूट्स निकल करके आएंगे? रियल और डिफरेंट, अलग अलग। तो हमको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं ना। 2 अलग अलग रियल रूट्स हमको मिलेंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और इसका आंसर 0 आ गया। क्या आ गया? यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। समझ आया? तो रूट के अंदर 0 हो गया तो ये खत्म हो गया। तो खाली आंसर क्या बचेगा? माइनस b अपॉन 2 है, यानी 2 इक्वल आंसर आएगा, रियल में आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है? टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 किसको बोलते हैं? निगेटिव चीजों को, माइनस में। ठीक है? ठीक है? क्या सोच रहा है? अंडर रूट के अंदर की चीज को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, रूट को नहीं बोलते। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट इज ओनली b स्क्वायर माइनस 4ac। रूट में क्वेश्चन रहेगा तो नहीं होगा वो। ठीक है? रूट के अंदर वाली चीज को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, रूट को नहीं। समझ गया? ठीक हो गया। अब अगर ये निगेटिव आ गया तो फिर रूट के अंदर निगेटिव चीज फंसेगी और निगेटिव रूट सॉल्व नहीं होता। तो फिर कैसे रूट्स आएंगे? नो रियल रूट्स, यानी इमेजिनरी बोल सकते हैं। ठीक है? टू इमेजिनरी रूट्स आर देयर, यानी कोई रियल रूट नहीं रहेगा ना। नो रियल रूट्स। समझ गए? और ये वो टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स का जो सिर्फ क्वेश्चन ही में नहीं, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में भी आता है। यहीं से आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। समझ गए? समझे नहीं समझे? बोलो। और इसी में दुनिया भर के क्वेश्चन बनाएगा, बोल देगा ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसका रियल रूट आना है, डिस्टिंक्ट रूट आना है, रियल और डिस्टिंक्ट ये वाला। समझ आई बात? या रियल और इक्वल रूट आना है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? यहां से a b c में से किसी एक को k लिख देगा, जैसे kx स्क्वायर लिख दिया, कोई नंबर यहां दे देगा, या यहां k लिख देगा, या यहां k लिख देगा। तो k की वैल्यू पूछेगा, उसके लिए बोलेगा रियल रूट आना है या डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स आना है, k की वैल्यू बताओ। तो यहीं से सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। समझे? तो ये अभी एक हिस्सा है जो 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए यूज किया जाता है। समझे? इसके अलावा जो 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से ब्रांडेड क्वेश्चन होंगे और उसके लिए फिर हमको टाइम चाहिए। समझ आई बात? तो हम लोग 6 मार्क के क्वेश्चन भी 2-3 प्रैक्टिस करेंगे अच्छे खासे, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक। और उसके अलावा उससे पहले हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया? तो मेथड में सिर्फ आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर छोड़ देना है, कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला और तीसरा मेथड हमने यूज करना है। क्लियर है? शुरू किया जाए? यहां तक नोट करें, मैं इसको रब करता हूं और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए
सबसे पहली कैटेगरी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, रूट्स निकालना यानी एक्स की वैल्यू निकालना, कौन से मेथड का यूज करके, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस मेथड को बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाना और रूट्स निकालना, फैक्टर बना के। समझ आई बात? तो ये 2-3 क्वेश्चन हम इसके पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे मेथड्स पर आते हैं। यहां तक ठीक है? शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, 9x² - 3x - 2 = 0। ठीक है, अब पहले हम टारगेट सेट करेंगे। टारगेट सेट करने का तरीका होता है x² के साथ जो नंबर है और लास्ट वाला बिना x वाला जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर लो। कितना हुआ? 9 × 2 = 18। ये अपना टारगेट हो गया 18। ठीक है, अब हमको 2 नंबर इमेजिन करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस और माइनस करने पर 3 आए। मल्टीप्लाई करने पर 18 और प्लस या माइनस कर दें तो 3 आ जाए। हाँ नहीं, माइनस प्लस मत बताइए, खाली 2 नंबर बताइए। माइनस प्लस अपने से एडजस्ट हो जाएगा, 6 और 3। ठीक है, सही सोचे। एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 3 है। 6 3 जा होता है मल्टीप्लाई करने पर, और 6 में 3 गया, 3 आ जाएगा। शर्त पूरी हो गई। अब हमको क्या करना है, मैं जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड को देखो, क्या बता रहा हूं, कहां क्या लिखना है, कहां तक लिखना है, कैसे लिखना है। समझ आई बात? उसको ध्यान में लगाइए। तो हमने 2 नंबर सोच लिया, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज उतारेंगे। इसको लिख लिए, और ये जो साइन लगा रहेगा यहां, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, एज इट इज इस साइन तक आपको लिख लेना है। क्या समझे? इसको लिखना है एज इट इज, यहां जो भी साइन लगा रहेगा माइनस से प्लस, उसको एज इट इज यहां लिख लेना है। इसको आप अपने से नहीं बदलेंगे। समझ आई बात? अब जो 2 नंबर आपने सोचा है उसमें से पहला नंबर लिखिए, इसके साथ x है तो x भी लगा लीजिए। यहां तक हो गया। दूसरा नंबर लिखिए x के साथ, हो गया। अब दिक्कत आती है यहां के साइन के ऊपर, यहां का साइन दिक्कत क्रिएट करता है, यहां क्या लगाएं। तो हमको यह सोचना है 6 में से 3 घटा करके 3 मिलेगा कि 6 में 3 को जोड़ के 3 मिलेगा, घटा के। तो यहां हमको कौन सा साइन रखना चाहिए कि ओवरऑल जो ऑपरेशन है वो माइनस का हो जाए, सब्ट्रैक्शन का। प्लस ना, क्यों? क्योंकि एक माइनस यहां ऑलरेडी यूज हो चुका है। समझ आई बात? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, इसीलिए ओवरऑल सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन हो जाएगा। इसीलिए कौन सा साइन लगाएंगे, ये तरीका समझ आया? तो इसको सेम उतार लेना, इस साइन को सेम एज इट इज उतार लेना। इसके बाद फिर आप 2 नंबर लिखेंगे और यहां का साइन फिर इनको देख करके लगाएंगे अपने हिसाब से। समझ आई बात? उसके बाद ये जो 3x था ये टूट गया, ऐसे यही स्प्लिट हो गया, यही मिडिल टर्म है, ये स्प्लिट हो गया। समझे? उसके बाद ये साइन और ये नंबर एज इट इज लिखना आपको, ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन खोजेंगे। तो देखो, इसमें 9 है, इसमें 6 है। क्या हम इसको 3 × 3 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 3 × 2 लिख सकते हैं? तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। दूसरा, इसमें देखो x² है, यानी x × x, यहां भी एक x है, तो इसमें x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन मिला? 3x। 3x यहां भी है, 3x यहां भी है। समझे? तो हमने 3x कॉमन निकाल लिया। बताओ, एक 3 निकल गया तो एक 3 बचा। 3 3 9 होता है ना, एक 3 बचा। 2x थे, एक x निकल गया तो एक x बचा। फिर ये माइनस, इसको सोचो, 3 × 2 था, 3 निकल गया, क्या बचा? 2, और x भी निकल गया तो x लिखने की जरूरत नहीं है, 3x - 2 बचा। यही सेम चीज यहां डब्बे में बनेगी। समझ आया? अब देखो, प्लस माइनस क्या कॉमन निकालें? प्लस, माइनस नहीं निकालना है, फिर अंदर प्लस लगाना पड़ जाएगा, यहां तो माइनस है। ठीक, अब देखना और क्या कॉमन दिख रहा है। हाँ, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 तो होता है हर जगह, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 1 तो है। तो यहां क्या बचेगा? 3x - 2 = 0। देखो, सेम सेम डब्बा बन गया। अब आप इसमें और इसमें कॉमन देखोगे तो कॉमन यही बॉक्स दिखेगा आपको, 3x - 2, 3x - 2 निकल आएगा कॉमन। तो अगर इस पूरे में से 3x - 2 निकल गया तो खाली क्या बचा? 3x। यहां से 3x - 2 निकल गया तो खाली क्या बचा? +1। ये जो लाइन बनती है ना, इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? ये फैक्टर बन गया 2 डब्बे मल्टीप्लाई में। इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। क्लियर है? अब इनको बारी बारी = 0 करिए और 2 रूट निकाल लीजिए। एक बार इसको = 0 किया, एक बार इसको = 0 किया, तो यहां से 2 उधर गया, पॉजिटिव हो गया, और x की वैल्यू 2/3, ये एक रूट हो गया। ठीक, और दूसरा उधर जाके -1, x = -1/3, ये दूसरा रूट हो गया। ये इसके आंसर है। समझ आ गया?
सेम इस क्वेश्चन पर आते हैं, सेम यही टारगेट है, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, खाली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल दिया है। समझ गए? शुरू करें। व्हाट इज द टारगेट? 6 2 जा 12, ये हमारा टारगेट है। 2 नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने में 7 आए। 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 और 3 जोड़ने पर 7। 2 नंबर कौन से हो गए? 4 और 3। समझ गए? अब क्या करना देखो, यहां तक एज इट इज इस नंबर को लिखना है, इस साइन को लिखना है। अब आप 2 नंबर जो सोचे उसको लिखेंगे। पहला क्या लिखना है? 4x, दूसरा 3x। ठीक है? 4 और 3 को जोड़ के 7 मिलेगा कि घटा के 7 मिलेगा? तो जोड़ने के लिए कौन सा साइन यूज होगा? प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि ऑलरेडी यहां एक प्लस यूज हो चुका है, प्लस 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 होता है। फिर उसके बाद ये साइन और ये नंबर एज इट इज। इसमें कॉमन खोजेंगे, इसमें कॉमन खोजेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है बोलो? एक x दिख रहा है कॉमन और 2 है, बिल्कुल। 2 3 जा 2 2 जा, तो यहां क्या बचा? 3x और यहां 2। यहां क्या कॉमन दिख रहा है? 1। सेम यही चीज बनेगी 3x + 2। इसमें और इसमें कॉमन देखो, 3x + 2, यहां क्या बचेगा? 2x और यहां क्या बचेगा? 1 = 0। समझ में आ रहा है? दोनों ये फैक्टर बन गया, दोनों को बारी बारी = 0 करिए। 3x + 2 = 0, 2x + 1 = 0, 3x = -2, x = -2/3। ये पता है ना, 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखिए 2x = -1, x = -1/2। ये 2 रूट हो गए हमारे। ठीक है? बन जाएगा। एक क्वेश्चन इसी का मैं और ले लेता हूं यहीं पर, आप फटाफट बनाएंगे। ठीक ठीक। तीसरा क्वेश्चन है ये, मिडिल टर्म स्प्लिट करते। टारगेट क्या है यहां पे बोलो? 3 × 10 30। तो हमारा टारगेट यहां पर है 30। 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 30 आए, प्लस और माइनस करने पर 11 आए। बहुत आसान है। कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए? 6 और 5, 6 5 = 30 और 6 और 5 जोड़ने पर 11 होता है। मिल गया 2 नंबर। 3x² - 6x 5x। अब यहां कौन सा साइन यूज होगा? प्लस की माइनस? जोड़ के मिलेगा 11 कि घटा के मिलेगा 11? जोड़ के। तो जोड़ने के लिए कौन सा साइन? क्यों माइनस? क्योंकि एक माइनस यूज हो चुका है और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक। उसके बाद +10 = 0। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, 3 मिला, x मिला, तो ये एक x बचेगा और 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। x तो निकल गया, x - 2 बचा। समझ में आ रहा है? ठीक। यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लें और 5 भी दिख रहा है कॉमन भाई, 5 भी यहाँ है, 5 × 2 इसमें भी है। x - 2, माइनस क्यों लग गया यहां? क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस बन जाएगा। समझ आया? ठीक। x - 2 कॉमन मिल गया दोनों में से, इसमें से और इसमें से। तो यहां क्या बचेगा? खाली 3x और इसमें क्या बचेगा? 5। दोनों को बारी बारी = 0 करिए। ठीक। तो यहां से एक वैल्यू मिल गई x की 2 और एक वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? 5 उधर चला जाएगा और अगले स्टेप में 5/3 बन जाएगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बन जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दूसरा पैटर्न इस पर हम लेते हैं जहां से सवाल बनाए जाते हैं। हाँ, एक ये पैटर्न है, इसको भी, इसमें भी क्वेश्चन आता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? अभी हमको इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा था, जैसे 9x² माइनस क्या था? 11x। क्या लिख दें? 11x और प्लस 10। यही क्वेश्चन था, यहां कुछ और था, 3 था। ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। ठीक। इसमें देखो ये किस फॉर्मेट में था? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ऐसे इसी फॉर्मेट में है। इसमें देखो x² के साथ जो है उसको क्या बोलेंगे? a दिख रहा है? x के साथ जो है उसको क्या बोलते हैं अपन? तो ये पूरे साइन के साथ लेते हैं इसको b ना। समझ रहे हो? और जो बिना x वाला है उसको क्या बोलते हैं अपन? c। तो इसमें तीनों टर्म जिंदा थे, a भी था, b भी था, c वाला भी था। लेकिन यहां पर देखोगे x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, लेकिन c वाला टर्म नहीं है। तो जब c वाला टर्म नहीं रहेगा तो कौन सा इसमें मिडिल टर्म है? बताइए, बीच वाला टर्म कौन सा है? जब 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म, तो उसमें बीच वाला टर्म आप देख लेते हैं।
भैया ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो ये कोने कोने के हो गए, बीच में यही फंसा, ये हो गया मिडिल टर्म, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लग जाता है। लेकिन इसमें बताइए कौन सा मिडिल टर्म होगा? भाई ये कोने में हो गया, ये कोने में हो गया, एंड पोजीशन पर, बीच में कौन है? कोई मिडिल टर्म है? तो जब मिडिल टर्म नहीं है तो स्प्लिट भी नहीं होगा, नहीं समझे? तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगता। आई बात समझ? तो इसमें कैसे करते हैं? बहुत आसान है, ये तो एकदम क्या बोलना चाहिए, गॉड गिफ्टेड हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अगर ये सी जिंदा है तब मिडिल टर्म रहेगा और उसको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको वो पूरा मेथड अपनाना पड़ेगा जो अभी हमने बनाया। समझ आया? और जब तीन तो टर्म ही नहीं रहेंगे तो मिडिल टर्म भी नहीं रहेगा, जब मिडिल टर्म नहीं रहेगा तो स्प्लिट करने का झंझट ही खत्म हो गया। सिंपली देखिए, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो x कॉमन निकाल लो, यहां पे क्या बचेगा? 1x, यहां क्या बचेगा? 10 इक्वल टू 0। ये पहुंच गया फैक्टर वाली लाइन में डायरेक्ट। भाई दो चीज का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 फैक्टर ही ना है, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, समझे? एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 तो यही रहेगा आंसर, और यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10। समझ आया? ये इसके आंसर हो गए। तो तीसरा टर्म अगर नहीं है तो ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, समझे? और आएगा कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए, 2 लाइन का आंसर बन जाएगा। लेकिन ये कब काम करेगा? जब क्या नहीं रहेगा? तीसरा टर्म नहीं रहेगा, सी। समझ आया? ये बन जाएगा, फटाफट बनाओ। x कॉमन, x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार x को इक्वल टू 0 रखो, एक बार x माइनस 9 को 0 रखो। x 0 तो यही देगा और x इक्वल टू 9 दे देगा। ये 2 सॉल्यूशन हो गए। यहां देखिए, x कॉमन, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन, x इक्वल टू 11 इज द अनदर सॉल्यूशन। ये इसके आंसर हो गए, बन जाएगा। ठीक है? हाँ, ये एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स। इसी को नेचर ऑफ द रूट्स करके पूछता है। निकालना यही रहता है, हर क्वेश्चन में यही निकालना है। नेचर ऑफ द रूट पूछेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके क्वेश्चन में क्या बदलाव कर देगा? नेचर ऑफ द रूट। अभी हम निकालेंगे, 2024 में आया हुआ है नेचर ऑफ द रूट करके। तो यही सेम स्टेप आपको करने पड़ेंगे, एक लाइन का आंसर और ऐड करना पड़ता है एक्स्ट्रा। समझ आई बात? तो चलिए देखते हैं फटाफट। हमको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको ABC चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ABC निकालेंगे। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, वही लाइन आप यहां भी लिखेंगे, वहां भी लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। तो मैं एक बार लिखूंगा खाली बस, समझे? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, बोलिए a की वैल्यू क्या दिख रही है? 1, x स्क्वायर के साथ 1 है। b की वैल्यू क्या दिख रही है? -2। देखो -2, ठीक है। c की वैल्यू क्या दिख रही है? 1। ये 3 वैल्यू निकल गई a b c की, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। d से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, b -2 का स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है ना, 4 इंटू a फॉर एप्पल इज 1, c फॉर कैट इज अगेन 1, ठीक है। हाँ, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4, प्लस 4 माइनस 4 0। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। अगर यही क्वेश्चन नेचर ऑफ द रूट के लिए आता तो आप क्या बोलते? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो x की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? रियल एंड इक्वल। तो खाली यहां नेचर ऑफ द रूट क्या लिख देते? द रूट विल बी रियल एंड इक्वल। बस एक लाइन और बढ़ जाता, बस। समझ आया? सेम क्वेश्चन है वही, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। अब आप ये लाइन लिख लेंगे इतना, मैं खाली डायरेक्ट निकाल लूं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +5। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये पूरा विधिवत लिखेंगे आप ना, इस तरह से। मैं शॉर्टकट में काम चला रहा हूं, ठीक है। ठीक, b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 5। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस, देखिए 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस
माइनस, बड़े से छोटे को घटा दो, कितना आया 15, निगेटिव, बड़े का साइन है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, बताइए अगर यही सवाल नेचर ऑफ द रूट के लिए होता और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता तो आंसर क्या देते आप? रूट कैसा आएगा? इमेजिनरी। समझ आई बात? एक लाइन बस बढ़ जाएगी बस। सिमिलरली यहां देखिए, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू अगेन 2, c इक्वल टू अगेन 2, तीनों 2 2 2 हैं, क्या है? ठीक, डिस्क्रिमिनेंट बताइए। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 2 जा 8, 2 जा 16, कितना आया? -12। सही है, बन जाएगा ना? ठीक, इसके बाद हम नेचर ऑफ द रूट्स के क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी पैटर्न पर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना जो इसके पहले आप निकाल रहे थे, सेम चीज, सेम क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है, 2019 में भी आया, 2024 में भी आ गया, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, चलिए शुरू करिए। सेम वैसे ही बनेगा, तो मैं फिर से वैसे लिखूं कि शॉर्टकट लिखूं, चलेगा? शॉर्टकट लिखूं चलेगा? तो मैं यहां से कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लेता हूं 4, b की वैल्यू क्या दिख रही है? -1, c की वैल्यू 1, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। b की जगह हमने रखा -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। दिस इज 1 - 4 4 जा 16, दिस इज -15। यहां तक तो अपन निकाल ही रहे थे ना भी डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां आंसर हम क्या लिखेंगे? उसने नेचर ऑफ रूट पूछ लिया आंसर के तौर पे, तो हम रूट का स्वभाव बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया, तो यहां हम लिखेंगे सिंस discriminant is negative, therefore roots are imaginary। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। यहां पर निकालिए, a 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4ac। रखिए, सिक्स 4 जा 24 यानी 1 आया। अब ये कैसा आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का? पॉजिटिव। तो यहां हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डिफरेंट भी लिख सकते हो, बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका आंसर दीजिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू भी 5। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर -4ac। इसको रट लीजिए डिस्क्रिमिनेंट को, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला अच्छे से रट लेना। -15 सही है। हाँ, कितना निगेटिव? वही सेम, यही आंसर लिख लोगे। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 यानी निगेटिव, रूट्स आर इमेजिनरी। इसको देखिए, यहां पर भी सिंगल वेरिएबल y है, x रहे या y रहे, कोई एक रहना चाहिए बस। ठीक बात? बताइए, a की वैल्यू 1, b की जगह ये पूरा आ जाएगा 2√5 और c की जगह -1 साइन के साथ। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, 2√5 का स्क्वायर b की जगह 2√5, ठीक है, -4 टाइम a इंटू c की वैल्यू निगेटिव है, ब्रैकेट में लिखेंगे बहुत सावधानी के साथ। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा इस 1 में ये 1 माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ तो सब मल्टीप्लाई होते हैं। समझ आई बात? इसलिए इसको कोई भी माइनस वाली चीज मिलती है ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, इसका स्क्वायर क्या बनेगा? दोनों का स्क्वायर होगा,
2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, भाई रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर करने से ना, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5, 5 4 जा, इसका आंसर आएगा 20। ठीक, देखो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये कितना हो गया 24। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो कैसा आंसर आएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ठीक है। एक और मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहीं पर ना, देखिए 5वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, बताइए, सॉल्व करिए। ए कितना दिख रहा है 1, बी कितना दिख रहा है -4, सी कितना दिख रहा है 4, निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4 AC, बी की जगह -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, समझ रहे हो ना। इसका हो जाएगा 16, भाई निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर, 4 का 16, 4 4 जा 16, कितना हो गया ये 0। बताओ, कमेंट करो, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, आंसर क्या होगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये इसके आंसर बनेंगे। बना लोगे नेचर ऑफ द रूट्स, आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रखना डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल। बताइए, जब रूट रियल और इक्वल होते हैं उस समय डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहता है, 0। तो हमको पता है कंडीशन की, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी रूट्स कैसे आएंगे, रियल और इक्वल। इसका मतलब हमको डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए, यानी ABC चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताइए, a फॉर एप्पल की जगह क्या दिख रहा है, k, ठीक है, b फॉर बॉल की जगह 4 और c फॉर कैट की जगह 1। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट ही चाहिए ना, तो यहां हम लिखेंगे, देखना कैसे मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। किसके लिए पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, देखना, यहां लिखेंगे हम सिंस कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, बन जाएगा, लिखते कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। व्हाट इज द कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन। समझ आया। और डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे लिख रहा हूं, समझ रहे हो। अब हम यहां खाली वैल्यू पुट करेंगे, निकालो, व्हाट इज बी, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए फॉर एप्पल इज k, c फॉर कैट इज 1, दिस इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 इंटू k इंटू 1, 4k। समझ आ रहा है। अब 4k निगेटिव है, इसको उधर भेजो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या बचेगा 16, 4k के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजो, इधर डिवाइड में आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ रहे हो, ये आंसर हो गया। यानी जब आप k की वैल्यू 4 रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा आ जाएगा, रियल और इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। समझ आई बात। सेम यही चीज यहां पर करना है, तो ये तो आप लिख लेंगे अब आप। तो मैं डायरेक्ट ABC यहां पर निकालता हूं, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू कोई बताएगा, b की वैल्यू 3k पूरा ना, x को छोड़ के जो भी है b है, और c की वैल्यू 4। चलिए यहीं पर लिखेंगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0। स्क्वायर करो 3k का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 इंटू 9 करिए कितना होता है
6 9 जा 36, 9 चौको 36 और 4, 6 4 जा 24 और 4 के 12, 144 हुआ ना। इसको उधर शिफ्ट करो, पॉजिटिव हो जाएगा। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 9। 9 से कटता है क्या? ये काट दो, 9 से कटता हो तो, या रहने दो वैसे ही बन जाएगा। देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों रूट बन जाएंगे। ये 12 का रूट होता है, ये 3 का रूट होता है, तो रूट के बाहर क्या निकलेगा? प्लस माइनस 12/3 कट जाएगा। कितना आएगा कट के? प्लस माइनस 4। तो k की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, रूट से बाहर जो भी चीज आती है प्लस माइनस में आती है। आई बात समझ में? तो k की दो वैल्यू होगी, +4 भी -4 भी। तो k की जगह चाहे +4 आ जाए चाहे -4 आ जाए, दोनों केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? रियल और इक्वल, दो सेम आंसर आएंगे, बन जाएगा। सेम यहां पर देखिए, a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 9। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह k लिख दिया, k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह है 16 इंटू c की जगह है 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट बना लेते बिना मल्टीप्लाई किए। समझ रहे हो? मल्टीप्लाई हो गया एक नंबर ही ना बनेगा, इसको उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, उधर ही ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट स्क्वायर उधर भेजिए, स्क्वायर रूट में आएगा ये सब। ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जोड़ा बना लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया इसका। इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4, एक 4 बाहर आ गया। और इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन प्लस माइनस दोनों में ना, रूट से बाहर जब भी कोई चीज आएगी प्लस माइनस दोनों में आएगी। आई बात समझ में? ठीक, बताइए मल्टीप्लाई करके। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 24। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, नोट करें, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हाँ, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, सम निकालना है रूट का, और प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन को। तो अब बिना रूट के भी रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमने बनाया है, सम ऑफ द रूट आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c/a। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट बन जाएगा। कंपेयर करके a b c की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोडक्ट पहले सम ऑफ द रूट्स, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। रखो फॉर्मूले में, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू 5/a की वैल्यू 1, यानी सिर्फ -5। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। डायरेक्ट पुट करो, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, यानी -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम डायरेक्ट बनाएंगे इनको ना। देखिए यहां पे कंपेयर करिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। पहला चीज निकाल रहे हैं सम ऑफ द रूट। आप ये पूरा लिखेंगे ना, अभी हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं फटाफट। द फॉर्मूला इज -b/a। फॉर्मूले का माइनस, b और a की वैल्यू 1, यानी -2। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, -3। देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं? मैं a की वैल्यू 1 है तो भी लिख रहा हूं, अगले स्टेप में फिर उसको डायरेक्ट -3 लिख रहा हूं। स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा। तो जितना अच्छा स्टेप आप बना सकते हैं बनाते रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -24। पहली चीज सम ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट, -b/a।
फॉर्मूले का माइनस, यहां बी खुद निगेटिव है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। समझ रहे हो भाई, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये बी की वैल्यू खुद ही निगेटिव है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखिए, डिवाइडेड बाय ए। समझ रहे हो? अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, नीचे कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रोडक्ट सी बाई ए -24/1 यानी -24। एक क्वेश्चन इसमें और बना लीजिए, चौथा क्वेश्चन। 3x² - 5x + 2। 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2। पहली चीज है सम ऑफ द रूट्स -b/a, फॉर्मूले का माइनस और b खुद निगेटिव है। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू यहां पर 3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/3 इसका आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है c/a। c की वैल्यू क्या है यहां पर? 2 और a की वैल्यू 3। दिस इज द आंसर, 2/3। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, नोट करिए। हाँ जी, इसका आखिरी पैटर्न हम ले रहे हैं, जो 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसका आखिरी सवाल है, आखिरी पैटर्न। हमको बोला गया है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और दिया क्या रहेगा? कभी 2 ठो रूट बता देगा, 2 रूट यानी अल्फा और बीटा, एक्स की 2 वैल्यू बता देगा, और कभी दोनों रूट का सम बता देगा, दोनों रूट का प्रोडक्ट बता देगा। 2 तरह से ये सवाल आता है, कभी डायरेक्ट क्या देगा? रूट्स अल्फा और बीटा, एक्स की 2 वैल्यू, और कभी क्या बता देगा? अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, यानी एक्स की 2 वैल्यू का सम इतना है, एक्स की 2 वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इतना है। तो 2 तरह से सवाल आता है। तो जब 2 रूट देगा तो इसके लिए याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम यहां पर देखिए, एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा। जब 2 रूट देगा तो अल्फा बीटा मान लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ढांचा होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस, यहां क्या लगता है? माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्या है? इसमें पुट कर दीजिए जहां जहां जो जो आपको मिलता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट सम ऑफ द रूट पहले निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पहले निकाल लो और उसके बाद इसमें पुट कर दो, या डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट बना ले, अल्फा है 3, बीटा है 8, यहां अल्फा 3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 8। याद रखना यहां सम होना है या मल्टीप्लाई होना है। समझ आई बात? 8 और 3 11x और 8 त्रिक 24। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन जाएगा? बन जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 4, इनको पहले अलग से सॉल्व कर लो, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो बताइए सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? 4 + 4 यानी 8, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? 4 × 4 यानी 16। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0 फॉर्मूला। ठीक है, पुट कर दीजिए इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? आखिरी वाला ट्राई करिए खुद से, डायरेक्ट दिया हुआ है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट कितना दिया है? 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया है? 6। तो डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ढांचे में इसको रखेंगे। ठीक, x² माइनस 5x और प्लस इसकी वैल्यू 6, ये बन गया। बना लोगे? तो अंतर याद रखना, ये अल्फा बीटा 2 रूट हैं। अगर 2 रूट देगा तो पहले आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना पड़ेगा और फिर फॉर्मूले में पुट करना है। और अगर डायरेक्ट सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया है तो डायरेक्ट पुट कर दो यहां पर। समझ आई बात? तो ये हमारे 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम इसमें बनाएंगे 6 मार्क के क्वेश्चन, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? ठीक, चलिए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन देख रहे थे ना, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 6 मार्क के क्वेश्चन। 6 मार्क में पहला क्वेश्चन है सिंपल सा सबसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20।
दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। लगातार नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यानी एक नंबर के जस्ट बाद आने वाला नंबर या जस्ट पहले आने वाला नंबर, जिसमें 1 का डिफरेंस होता है। कितने का? जैसे एक नंबर 3 है नेचुरल नंबर, तो उसके जस्ट बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? 4, या जस्ट पहले वाला कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? 2। तो जिसमें एक का अंतर रहता है 1 का, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं बोल दूं एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एक जस्ट बाद वाला x+1, या जस्ट पीछे वाला x-1। दो नंबर आपको पता चल गए। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है प्रोडक्ट कितना? 20। तो हमको बोला गया है फाइंड द नंबर्स, नंबर बताओ। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वाली लाइन खोजो, फाइंड द नंबर हम कुछ मान लेते हैं। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेना है ना हमने, प्रोडक्ट तो दो चीजों का होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, therefore सेकंड नंबर विल बी, कितना हो जाएगा? एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x+1। समझ रहे हो? x+1। ठीक, अब क्वेश्चन ये बोलता है दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाइड बाय x+1 कितना आता है? दोनों का प्रोडक्ट 20। तो दो नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 20। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा। समझ रहे हो? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू x प्लस x बन जा x इज इक्वल टू 20। इसको भी इसी पर बुला लो, x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। समझ आया? ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो टारगेट सेट करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया? 20। तो हमारा टारगेट है दो नंबर हमको सोचना है जिसका मल्टीप्लाई 20 आए, और प्लस ये माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 1। x के सामने का नंबर 1 है, ये बीच वाला मिडिल, इसी को ना स्प्लिट करते हैं। तो दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और प्लस और माइनस करने पर 1 आए। कौन से दो नंबर हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए? 1 और 2, 1 2 जा 20, है ना? बोलिए कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 मिलेगा? है? दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 मिले, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो हमको 1 मिलना चाहिए। नहीं सोच पा रहे? बहुत कमजोर है जी मैथमेटिक्स तुम लोग का। है? नहीं आ रहा? तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आ रहा? सही में 5 और 4 दो नंबर नहीं है ऐसे। मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है? 20, और 5 में 4 घटाने से कितना होता है? 1। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा ये? कैसे? बहुत इंटेलिजेंट समझते हो अपने आप को, दुनिया भर की चीजें समझते हो। अगर मान लो बाई चांस नहीं सोच पाते आप दो नंबर, तो आप जो आपका टारगेट रहता है उसको एलसीएम ले लेना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेना। करो इसको, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये नंबर मिले 3 ठो, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर करके दो नंबर बना लो। किसी भी दो नंबर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके दो नंबर बनाना है। समझ आई बात? तो देखो अगर मैं ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो गया, और एक क्या हो गया? यही दो नंबर तो है, 5 4 जा 20, और मल्टीप्लाई हमेशा इसका 20 आएगा। सिर्फ आपको ऐसे दो नंबर बनाने हैं यहाँ से, इनको मल्टीप्लाई करके, कि जिनको जोड़ने या घटाने में 1 मिल जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देगा? 20, क्योंकि 20 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। समझ गए? तो जब भी दिमाग में ना आए कोई नंबर, आप ना सोच पाए, तुरंत फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ जो नंबर बनते हैं उन्हीं को आपस में जोड़ घटा के देख लो कि 1 आता है या नहीं आता। समझ गए? तो दो नंबर कौन से मिले हमको? एक नंबर हमने ले लिया 5x, दूसरा नंबर ले लिया 4x। अब बताओ 5x में 4x घटा के 1x मिलेगा कि जोड़ के 1x मिलेगा? घटा के तो कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस, क्योंकि एक प्लस यूज हो चुका है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली। फिर ये माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखना है, इसमें कॉमन देखना है, दोनों जगह कॉमन है x। यहाँ एक x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और 4 कॉमन लिया। 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 4 यहाँ है, यहाँ भी 4 है, दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लिया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस भी कॉमन निकल गया। तो बताओ यहाँ पर क्या बचा? अगर 4 निकल गया तो x,
माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस, और यहां से 4 निकल गया तो 5। ये दोनों डब्बे एक जैसे बनेंगे, x + 5 x + 5 = 0। दोनों में कॉमन देखोगे, यहां पर x + 5 का डब्बा कॉमन है, यहां भी x + 5 का डब्बा कॉमन है। x + 5 का जो बॉक्स है उसको बाहर ले लिए, तो यहां क्या बचेगा? अगर यहां से x + 5 वाला डब्बा निकल गया तो खाली क्या बचा? x। यहां से x + 5 वाला डब्बा निकल गया तो खाली क्या बचा? 4 = 0। ये दो फैक्टर बने, दोनों फैक्टर को बारी बारी = 0 करिए, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x + 5 = 0 कर दिए, और एक बार x - 4 = 0 कर दिए। यहां से क्या वैल्यू मिली? -5। यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? +4। क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है? व्हाट इज x? x इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नहीं मालूम, 1 से, और पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? तो ये नेचुरल नंबर नहीं, और x तो नेचुरल नंबर था, हमारा नेचुरल नंबर माने थे ना, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। समझ आया? समझ रहे हो? इसलिए एक्सेप्टेड वैल्यू खाली कौन सी है? हाँ, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना हो गया? 4। हमको तो 2 नंबर बताने थे, तो एक नंबर अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा? 4 + 1। सेकंड नेचुरल नंबर विल बी x + 1 यानी 4 + 1 यानी 5। ये 2 आंसर हमारे हो गए। 2 लगातार नंबर कौन से हैं? 4 और 5। नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, अगला सवाल देखिए। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर। कैसा नंबर? इवन। इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर किसको बोलते हैं? हाँ, जो 2 के मल्टीपल्स हो, यानी 2 4 6 8 10 12 2 के टेबल में आने वाले इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड होने वाले इवन नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना है? स्क्वायर ऑफ। किसका स्क्वायर करके जोड़ना है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। किसको? इवन नंबर। क्या ठो लगातार? 2 लगातार आने वाले इवन नंबर का स्क्वायर करके सम करना है। समझे? 2 लगातार इवन नंबर, जैसे 2 और 4, दोनों का पहले क्या करेंगे? स्क्वायर, और स्क्वायर करके क्या कर देंगे? सम, जोड़ देंगे दोनों को। तो कितना आता है? 164। तो बताइए वो दोनों इवन नंबर कौन से होंगे? देन फाइंड द नंबर्स। समझ आया? तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर लिख लोगे? हाँ, लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x। पहला इवन नंबर क्या मान लिया हमने? x। बताइए अगर पहला इवन नंबर x है तो दूसरा कौन सा होगा? जस्ट बाद वाला। इवन नंबर में कितने का अंतर होता है? 2 4 6, कितना कितना जुड़ते जा रहा है? 2 2। तो किसी भी इवन नंबर में 2 जोड़ दोगे तो अगला इवन नंबर मिल जाएगा, जस्ट बाद वाला। तो ये नंबर अगर x है तो इसमें 2 जोड़ने से अगला इवन नंबर बन जाएगा। तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा? समझ आया? आया नहीं आया? अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है? दोनों इवन नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो देखना, ये है पहला इवन नंबर और ये है दूसरा इवन नंबर। समझ आ रहा है? दोनों का हमने क्या किया? ये स्क्वायर, और स्क्वायर करके क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो किसके बराबर हो गया? ये 164 के बराबर। ये समझ में आया? दोनों इवन नंबर लिख के दोनों का स्क्वायर किए, स्क्वायर करके सम निकाल दिए। कितना आया सम? 164। अब इसको हमने सॉल्व करना है। समझ गए? चलिए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए बनना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इवन नंबर ना देके ऑड नंबर दे देगा, और क्या? तो आपको प्रक्रिया समझनी है। ऑड नंबर भी देगा तो भी ऑड नंबर में 2 का ही अंतर रहता है, जैसे 1 3 5 2 का डिफरेंस है ना। तो एक ऑड नंबर अगर आपने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2, 2 का ही अंतर रहता है। ठीक, ओके। ये तो सिंपल है, x²। इसमें लग जाएगा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए? यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिनको याद ही नहीं है a + b का होल स्क्वायर क्या है ना जी? बताओ क्या है? बेइज्जती करवा रहा है ऑनलाइन अपनी।
हाँ बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम? ऐसे क्या देख रहा है? ऐसे पढ़ेगा तब तो हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। 2ab पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ और ना पढ़ो, पेपर देना अभी आपको, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा, कैसे? तुम दिन भर पढ़ रहे हो घर में, है ना। चलिए लगवाइए इसमें, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना होगा 4x, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 4x, ठीक है। लग गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 164। एक्स स्क्वायर सेम बिरादरी के हैं, ये 1x स्क्वायर, ये भी 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लें 4x प्लस 4, इसको इसी पार बुलाओ, माइनस हो गया इक्वल टू 0, ठीक। अब ये दोनों नंबर है, साथ में सॉल्व करो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 164 में 4 चला गया, साइन ये बड़ा है, इस पर नेगेटिव साइन है, इस आंसर पर भी नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, सबको 2 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 82 जब 160 होता है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, ये छोटा हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टारगेट देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 80। अब हमको दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 80 आए लेकिन प्लस माइनस करने पर 2 आए। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 80 आए, 80, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 2 आ जाए। अगर नहीं समझ में आता तो अपन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन जोड़िए, इन्हीं में से आपको नंबर बनाना है, 2 नंबर। मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मल्टीप्लाई हमेशा 80 आएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई करो 80 ही आएगा, कोई भी नंबर बना के। लेकिन हमको क्या बनाना है, ऐसे 2 नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आए। समझ रहे हो? बनाओ नंबर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, लेकिन 16 और 5 जोड़ने से 21 हो जाएगा और 16 में 5 घटाने से 11 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। और कोई नंबर देखो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 4 24, 20 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 80 होगा, 20 में 4 जाएगा तो भी 2 नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो भी 2 नहीं आएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, 10 8 बने। देखो इन तीनों को मिला करके क्या बन गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 बना। और इन दोनों को मिला के 10 और 8 मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, और 10 में 8 गया 2 आया, बन गए 2 नंबर, शर्त पूरी हो गई। बताओ पहला नंबर क्या है 10x, दूसरा नंबर क्या है 8x। तो 10 में 8 घटा के 2 मिलना है कि जोड़ के 2 मिलना है, घटा के, तो घटाने के लिए क्या लगेगा माइनस, उसके बाद माइनस 80 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है x प्लस 10, यही सेम चीज यहां बनेगी, दोनों माइनस कॉमन ले लें, 8 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 10, माइनस भी कॉमन लिए तभी तो माइनस प्लस माइनस बनेगा। और यहाँ 8 है, यहाँ 8 इंटू 10 है, तो 8 अगर कॉमन निकल गया तो 10 बचेगा, ठीक है। दोनों में से x प्लस 10 कॉमन निकला, यहां क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा -8, समझ रहे हो, इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करो, ठीक। x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 8, बोलो -10 एक्सेप्ट कर लें, कर लें, दिमाग लगाओ ना जी, अभी अभी आपने काम किया है। -10 एक्सेप्टेबल है, क्यों नहीं है, है या नहीं है, नहीं मालूम, बस ऐसे पढ़ते जाना। ये क्या चीज है, नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है क्या, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव में आ गया, समझ गए, नेगेटिव होने के कारण रिजेक्ट हो गया, तो
तो एक्सेप्टेबल कौन सा हुआ, ये। तो आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट इवन नंबर x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर सेकंड इवन नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 यानी 10। समझ आया, 8 प्लस 2 यानी 10 बन जाएगा। ये इसके आंसर है, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एज उम्र, और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने बनाने हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, यानी एज वाले क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं ना जी, आते हैं, ठीक है। चाहे वो चैप्टर नंबर 3 से आ जाए, चाहे चैप्टर नंबर 2 से आ जाए, कोई ना कोई एक एज का क्वेश्चन रहता है। समझ आई बात। देखिए द प्रोडक्ट मतलब इनटू मल्टीप्लाई, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ नील मनीष 5 years एगो एज एंड 8 years एगो एज इज 40। नील मनी कोई आदमी है, उसका 5 साल पुराना एज और 8 साल पुराना एज। समझ आई बात। कौन कौन से एज, 5 साल पुराना और 8 साल पुराना, दोनों एज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना होता है, 40 होता है। तो बताइए उसका प्रेजेंट एज कितना होगा, आज की एज कितनी होगी। तो क्वेश्चन वाली लाइन तो यही ना है, जो क्वेश्चन वाली लाइन होती है वही गायब रहती है, उसी को कुछ मानना होता है। तो यहां पर क्या गायब है, आज की उम्र, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अपन कुछ मान लेते हैं, ठीक। लेट प्रेजेंट एज बी x years, क्या मान लिए। तो बताइए क्या अपन 5 साल पुराना और 8 साल पुराना एज बना सकते हैं। आज अगर उसकी उम्र x साल है तो 5 साल पहले x माइनस 5, 8 साल पहले x माइनस 8, दोनों एज बन जाएगी। तो देखिए 5 years एगो एज कितना हो जाएगा, x माइनस 5 years। 8 years एगो एज कितना हो जाएगा, x माइनस 8 years। समझ रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं दोनों एज लिख रहा हूं ना, 5 साल पुरानी एज और 8 साल पुरानी एज, दोनों का क्या करना है, क्या करना है, हो गया मल्टीप्लाई। अगर कोई साइन नहीं लगाता मैं तो, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 40, यही ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लीजिए। करते हैं, चलिए। x इंटू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 8x, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, और 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 40। समझ आया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों x वाले साथ में सॉल्व होंगे, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस में 8 और 5 13x प्लस 40, इस 40 को इस तरफ बुलाओ नंबर के पास, माइनस हो जाएगा उधर इक्वल टू 0, प्लस 40 माइनस 40 कट गया, 0 हो गया। तो खाली क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x इक्वल टू 0। समझ रहे हो। अब इसमें तीसरा टर्म गायब हो गया, तो आपने इसके पहले क्वेश्चन बनाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर c वाला टर्म गायब हो जाए तो कैसे बनता है ये। कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना, मिडिल टर्म है ये नहीं, 2 टर्म है ना, 3 टर्म होता तब ना बीच वाला मिडिल टर्म बनता है, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लगा के हम सॉल्व करते हैं। जब तीसरा टर्म रहबे नहीं करेगा तो मिडिल टर्म है ये नहीं है, और मिडिल टर्म नहीं है तो स्प्लिट भी नहीं करना, ये तो सिंपल बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। 2 ही टर्म है खाली, कैसे बनाओगे, क्या दिख रहा है इसमें, क्या कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है, कॉमन x निकल जाएगा, बस हो गया, सॉल्यूशन है वो। दोनों जगह x है, कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचा 1x, यहाँ क्या बचा 13 इक्वल टू 0। ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। ऐसा कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो या तो ये डब्बा 0 हो, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो एक बार अपन ने क्या किया, x इक्वल टू 0, और एक बार क्या किया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 तो यही आंसर देगा, x इक्वल टू 0, और यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस 13। अब x हमने क्या माना था, प्रेजेंटेज, नीलमणि का प्रेजेंटेज। क्या किसी आदमी का प्रेजेंटेज 0 हो सकता है कि वो 0 साल का है, इसलिए ये रिजेक्टेड, क्योंकि किसी की उम्र 0 नहीं हो सकती, एक दिन भी होगी तो होगी, 0 नहीं हो सकती। समझ आई बात। इसलिए प्रेजेंटेज क्या माना जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज
13 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया। एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे एज के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। द फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। स्क्वायर ऑफ हिज सन्स होना चाहिए यहां पर ना, सन। स्क्वायर ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, समझ आया? देखिए द फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो किसके बराबर है? स्क्वायर ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। यानी बेटे की उम्र जितनी होगी, फादर की उम्र कितनी होगी, उसी की बेटे की उम्र का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अगर बेटा 10 साल का है तो बाप कितने साल का हो जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी 100 साल। ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे और कम डिजिट हम लेंगे, बेटा अगर 6 साल का है तो बाप की उम्र क्या हो जाएगी? 6 का स्क्वायर 36। बेटा अगर 7 साल का है तो बाप की उम्र 49, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बेटे की एज पता चल जाए तो बाप की एज निकल जाएगी स्क्वायर करने से। तो हम बेटे की एज कुछ मान लें। ठीक, क्या मान लें? लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। बेटे की उम्र क्या मान लिए? x। तो बताइए प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। यहां तक समझ आया? दोनों कहे। अब क्वेश्चन क्या बोलता देखो, इफ 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, तो हमको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो दोनों की 1 साल पुरानी एज हम लिख लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, देखना ना। 1 ईयर एगो, दोनों की एज लिख रहा हूं ना, 1 साल पुरानी। सन्स एज और फादर्स एज। बताइए, सन अगर x साल का है आज, तो 1 साल पहले कितने का रहा होगा? x माइनस 1। बाप अगर x स्क्वायर साल का है तो 1 साल पहले x स्क्वायर माइनस 1। यहां तक समझ आया? क्वेश्चन ये बोलता है इफ 1 ईयर एगो हिज एज इज 8 टाइम हिज एज हिज सन्स एज। यानी बाप की उम्र बेटे की उम्र से कितने गुना थी? 8 गुना 1 साल पहले। तो 1 साल पुरानी एज यही ना है। तो देखना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की एज बताइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं दोनों की 1 साल पुरानी एज लिख रहा हूं। ये लिख दिया बेटे की 1 साल पुरानी एज, और यहां लिख दिया फादर की 1 साल पुरानी एज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान समझना। इफ 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, हिज एज मतलब फादर की एज इज 8 टाइम हिज एज ऑफ सन। यानी 1 साल पहले फादर की एज बेटे की एज से कितने गुना थी? 8 गुना थी 1 साल पहले। तो ये रहा भैया बेटे का उम्र, ये रहा फादर का उम्र। तो फादर का उम्र 1 साल पहले कितने गुना था बेटे से? तो ये 8 गुना था। अगर मैं बेटे को भी 8 गुना कर दूं, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने क्या किया, बेटे की एज को भी 8 गुना किया, दोनों बराबर हो गए। ये समझ आया? बाप का उम्र 1 साल पहले 8 गुना था, ये है हो चुका 8 गुना, क्योंकि आप 1 साल पीछे जा चुके हैं। इसलिए आप बेटे की उम्र को भी क्या करिए? 8 गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। बन गया इक्वेशन। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू एक्स 8x, 8 1 जा 8 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाइए, इक्वेशन बन जाए। तो देखिएगा इधर है x स्क्वायर, 8x उधर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। समझ रहे हो? इधर प्लस में उधर जाके माइनस, इधर 8 माइनस है उधर जाके प्लस, उधर 1 पहले से निगेटिव, इधर क्या बचा? 0। समझ में आया? अब मैं इसको इस तरफ लिख ले रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 8x, ये दोनों जुड़ के प्लस माइनस माइनस 7 हुआ, इधर इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक। ये समझ आया? अब हमारा टारगेट कौन? यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं एक बार। टारगेट कौन हमारा? 1 इंटू 7 7। 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 7 आए और प्लस और माइनस करने पर 8 आए। कौन से 2 नंबर हैं?
7 और 1, 7 1 जा 7 और 7 में 1 जुड़ गया तो 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 1। तो 7 में 1 जोड़ के 8 मिलेगा कि घटा के? तो जोड़ने के लिए कौन सा साइन यूज होगा? माइनस। समझ गए? उसके बाद प्लस 7 इक्वल टू 0। ये 1x है ना, 1 लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, x कॉमन है, x माइनस 7 बचेगा, यहां से भी 1 कॉमन मिल जाएगा और माइनस साइन, -1 कॉमन निकालो, यहां भी क्या बचेगा? x माइनस, ये दोनों डब्बे सेम बनाने रहते हैं बस। ठीक है, यहां से दोनों डब्बे कॉमन निकाल लो, x माइनस 7 का डब्बा निकल गया तो खाली x बचा, यहां से 1 बचा, इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करो, तो यहां से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 7 और यहां से क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 1। अब आप x इक्वल टू 7 लेंगे कि x इक्वल टू 1 लेंगे, तो हम ये देखेंगे हमने x माना किसको था? सन के प्रेजेंट एज को, और फादर की एज क्या होती है? जितना बेटे का एज होगा उसका स्क्वायर। तो अगर आप 1 ले लोगे बेटे का एज, तो फादर की एज करने के लिए x का क्या करना पड़ेगा? यानी 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो बेटे का एज भी 1 हो जाएगा, बाप का एज भी 1 साल हो जाएगा, 1 ईयर। ऐसा होगा क्या कि बेटा भी 1 साल का है, बाप भी 1 साल का है? इसलिए ये क्या हो जाएगा? नहीं समझे? इसीलिए प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना लिया जाएगा? 7 ईयर्स। तो बताइए प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर यानी 49 ईयर्स। ठीक है, हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन बनाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन आप और बना लेना अपने परीक्षा बोर्ड से, जो रेसिप्रोकल वाले दिए हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको बस आप और बना लेना अलग से, बन जाएगा। तो इसको यही कंक्लूड करते हैं, इतना काफी है। ठीक है, ये ऑप्शन में रहता है चैप्टर नंबर 3 के साथ, 4 के साथ। चैप्टर 4 और 3 ऑप्शन में रहते हैं, कोई एक बनाना रहता है। ठीक है, तो आप चाहे चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन बना लो 6 नंबर के लिए, और चाहे आप चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन बना लीजिए 6 नंबर के लिए। तो एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है अपने से, वो मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूं। आपके परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रेसिप्रोकल वाला एक क्वेश्चन दिया है, वो आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। हो गया जी, तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं।